भयंकर गर्मी में रजनी और सुलेखा रसोई में पसीने पसीने होकर खाना बना रही होती है। तोबा तोबा, इस साल तो बड़ी तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। ना दिन में चैन है ना रात में, तबाही मचा रखा है। कसम से इस गर्मी ने तो जीना दुश्वार करके रख दिया है। ऊपर से चूल्हे पर इतनी सारी रोटी बनाकर मेरा तो पूरा शरीर चिपचिपा सा कर रहा है। बस लाजो कुसुम पानी लाकर आ जाए, नहाना है। दोनों आपस में बातचीत कर ही रही होती हैं कि तभी दोनों के बच्चे शरीर खुजलाते हुए आते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोरों की खुजली हो रही है। मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहला दो। देखो, मैं लाइफ बॉय साबुन लेकर आया हूँ। हे भगवान, इस लड़के ने तो पूरी की पूरी शरीर की घुमौरियों को खुजली कर करके छील लिया है। बेटा तू जाकर थोड़ी देर चबूतरे पर बैठ जा, थोड़ी हवा लगेगी शरीर में। तब तक मंजली चाची पानी लेकर आ जाएंगी तो मैं नहला दूंगी। तभी पिंकी भी मुंह फुलाकर कहती है, माँ, आज मैं भी पूरी एक बाल्टी पानी से नहाऊंगी। कल तुमने मुझे 2 मग के पानी से नहला दिया था, शरीर भी नहीं भीगा था। ठीक है, आज मेरी पिंकी बिटिया को अच्छे से नहला दूंगी। फिर गोलू पिंकी घर के बाहर आ जाते हैं जहां गरम गरम लू चल रही थी। कुछ देर में लाजो कविता कुएं से मटका और आधी बाल्टी पानी लेकर आती है, जिसे देख रजनी सुलेखा परेशान होकर पूछती हैं, तुम दोनों इतनी देर की कुएं पर गई थी, आधी बाल्टी पानी भरकर लाई हो, इसमें नहाना धोना कैसे करेंगे? और कपड़े धोना भी बहुत जरूरी है। पिछले 2 दिन के कपड़े गंदे सर्फ में भिगो रखे हैं, उसमें से भी बास आ रही है। आज भी कुएं पर पानी भरने के लिए बहुत ही भीड़म भाड़ मची हुई थी। बड़ी मुश्किल से हमने पीने के लिए 1 मटका और आधी बाल्टी पानी भरा है। इसमें गुजारा करना होगा। मुझे तो ये गर्मी का मौसम बड़ा ही खराब लगता है। अरे हम जैसे गरीब परिवार वालों को पानी की किल्लत मच जाती है। पानी के बिना नहाना धोना घरेलू काम निपटाने में भी कितनी चिकचिक होती है। तभी चौथे नंबर की गर्भवती बहू बिंदिया कहती है, मुझको तो इतनी गर्मी में बिना नहाई धोई नहीं रहा जाएगा। एक तो गर्मी के चलते ये घर भी भट्टी जितना तप रहा है। बिंदिया, ऐसा करो, तुम इस आधी बाल्टी पानी से नहा लो, थकान मिट जाएगी। पर बड़ी जेठानी जी, पहले ही इतना थोड़ा पानी है, अगर मैं इसे नहाने में खर्च कर दूंगी तो रात को खाना कैसे बनेगा? चिंता मत करो, हम खाना बनाने के लिए पानी का जुगाड़ कर लेंगे। रजनी और सुलेखा खाली पड़े गैलन लेकर तपतपाती गर्मी में पानी भरने के लिए दोपहरी में रिहायशी सोसाइटी में आती है, जहां पर ठंडे पानी का प्याऊ लगा था। सुलेखा, अभी दोपहर का टाइम है, सोसाइटी वाले सो रहे होंगे। फटाफट से प्याऊ से पानी भर कर ले चलते हैं। देखो तो इस टूटी के अंदर से कितना बर्फ जितना ठंडा पानी निकल रहा है। अमीरों की तो सही ठाट में कटती है गर्मी। इस मौसम में ठंडा ठंडा एसी की हवा खाना और पानी पीना दोनों नसीब होता है। बर्फ वाला ठंडा पानी निकलते देखकर दोनों बहुएं पेट भरकर पानी पीती हैं और गैलन भरने लगती हैं। तभी गार्ड देख लेता है। अरे ओ औरतों, कहाँ से आई हो? चलो निकलो यहाँ से, फूटो फूटो। काका, हम तो बस प्याऊ से पानी भर रहे हैं, भर लेने दीजिए ना। बड़ी बेशरम किस्म की हो दोनों, जाती हो कि नहीं? फ्री फंड का प्याऊ लगा देखा नहीं कि मुंह उठाकर आ जाती हैं। नकचड़ा गार्ड दोनों को जलील करके भगा देता है। दोनों पानी लेके घर आती हैं, जहां सोहन भड़के मिजाज में कहता है, तुम लोग आई हो, पूरा दिन घर में रहकर करती क्या हो? कभी मटका धोकर पानी भरने का मन नहीं करता? बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं है, प्यास भी नहीं बुझी। हद है, कसम से आप भाइयों को किसी बात में गुजारा नहीं। अरे सारा दिन तो गर्मी से ये घर ज्वालामुखी जितना जलता है, पानी क्या खाक में से ठंडा रहेगा? पानी की किल्लत और घर में घमस के चलते गोदावरी के बेटे बहू में झगड़ा चालू हो जाता है, जिससे चौखट पर बैठी चिल्ला पड़ती है, हे भगवान जी, एक तो इस गर्मी ने भूचाल मचा रखा है, ऊपर से तुम लगाई मर्दों को लड़ाई करने के सिवा कुछ सोचता नहीं। जमकर झगड़ा कर लो, मैं ही घर छोड़कर चली हट जाती हूँ। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं, मगर दिन रात में भी उनके मकान के अंदर भभका छाया होने के चलते करवट बदलते हुए रात कट जाती है, जबकि अड़ोसी पड़ोसी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर सोए पड़े थे। अगली सुबह बिंदिया झाड़ू लगाते हुए झपकी ले रही होती है, तभी लड़खड़ा जाती है। हे राम जी, जरा संभल कर बिंदिया बहू, तू पेट से है और झपकी क्यों मार रही है? सोई नहीं थी रात में ठीक से? माँ जी, 24 घंटे तो घर के अंदर घमस छाई होती है, ऊपर से दोपहर को थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिलता है तो बिजली कट जाती है। तुम पांचों में से किसी ने पानी नहीं भरा क्या? नहाने धोने के लिए चुल्लू भर भी पानी नहीं है, फैक्ट्री जाने को देर हो रही है। हाँ जी, तो हम पर किस बात की गर्मी दिखा रहे हैं? अरे हम तो आप 5 भाइयों को बोल बोल कर थक गए हैं कि गर्मी का मौसम में घर में एक हैंडपंप लगवा लीजिए ताकि हमारा भी दुख दूर हो जाए। कुएं के अंदर थोड़ा ही पानी बच गया है, दिन पर दिन कुआं सूखता जा रहा है। उसके बाद का सोचा है कैसे खाना पानी बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे।
रहने दो लाजो, इन भाइयों को कुछ समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अब हम पांचों को ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा पानी के लिए। खैर, आंच जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, चलो जंगल चलते हैं। मैं भी आप चारों के साथ चलती हूँ, थोड़ी हवा खा लूंगी। इस घर के अंदर तो मेरा दम घुट रहा है। कुछ ही देर में पांचों जुगाड़ू बहुएं कड़ी धूप में जंगल आ जाती हैं, जहां काफी घने घने पेड़ थे और दोपहर के टाइम में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देखो तो भरी दोपहरी में भी इस जंगल के अंदर कितनी ठंडी ठंडी शुद्ध पेड़ों की हवा बह रही है। कितनी शांति भरा वातावरण है यहाँ। सच में जो सुकून प्राकृतिक शुद्ध हवा में है वो पंखे कूलर एसी की हवा में भी नहीं। मेरा तो दिल कर रहा है इसी पेड़ की छांव में खट डालकर नींद पूरी कर लूं। जंगल के अंदर ठंडक के चलते पक्षियों की चहचहाट थी। गिलहरी एक डाल पर से दूसरे पर कूद रही थी और कुछ जंगली जीव जंतु पेड़ों की छांव में शरण लिए बैठे थे। हमसे ज्यादा सुखी तो जंगल के जीव जंतु हैं, कितने आराम से रह रहे हैं। चलो फटाफट से लकड़ी लेकर घर चलते हैं, नहीं तो सूरज डूब जाएगा। जेठानी जी थोड़ी देर और बैठते हैं ना। तुम चारों को चिंता नहीं हो रही है, घर में पीने और खाने बनाने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। चलकर पानी का जुगाड़ भी तो लगाना है। तभी सुलेखा प्यास के मारे हांफते हुए एक हिरन को जंगल के काफी अंदर के छोर की तरफ भागते देखती है। वो हिरन का बच्चा कितना प्यारा लग रहा था ना, पर कहीं इस घने जंगल के अंदर कोई खतरनाक जानवर इसे खा न जाए। ये सोचकर पांचों उस हिरन का पीछा करते हुए जंगल के अंदर बढ़ती जाती हैं। कभी उन्हें हाथी के जोर जोर से चिंघाड़ने की आवाज आती तो कभी कुछ। अरे आप लोग इतना अंदर क्यों बढ़ते जा रहे हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सूरज भी डूबने वाला है, घर चलते हैं। काफी अंदर आने के बाद उन पांचों को सन्नाटे में पानी का शोर सुनाई देता है और उन्हें जंगल के बिल्कुल अंदर की गहराई में बहुत ही शुद्ध और साफ पानी का तालाब दिखाई देता है। देखो जरा, इस घने जंगल के अंदर कितना साफ स्वच्छ पानी का तालाब है। सच में इस तालाब का पानी तो हीरे की तरह चमचमा रहा है। एक बार चक्कर देखते हैं, ये पानी पीने में मीठा है या खारा तो नहीं। लाजो अंजुल में तालाब का पानी लेकर पीती है, जो कि अमृत जितना मीठा था। अरे वाह, इस तालाब का पानी तो पीने में कितना मीठा है। चलो अच्छा है, हमारी समस्या का समाधान मिल गया। अब पांचों जुगाड़ू इसी घने जंगल और उसके बीचों बीच वाले बहते तालाब में से पानी ले जाकर घरेलू कामकाज आसानी से करती। लेकिन अब जून का महीना चालू हो जाता है, जिससे उनका घर ताबड़तोड़ धधकने लगता है और लगभग पूरे परिवार के शरीर के ऊपर खाज, खुजली और घमौरी निकल आती हैं। बच्चों को उल्टियां लग जाती हैं और सास बिस्तर पकड़ लेती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। जो भी खा रहा है इसको पच नहीं रहा। जेठानी जी, गोलू को गर्मी के चलते उल्टी लग रही है। इस भट्टी जितने तपते घर में रहने से बढ़िया तो हम उस घने जंगल और तालाब के पास कुटिया डालकर रह लें, जब तक गर्मी का मौसम नहीं चला जाता और सर्दी नहीं आती। लाजो का जुगाड़ गर्मी से परेशान पूरे परिवार वालों को पसंद आता है। सब अपना जरूरत का सामान लेके जंगल वाले तालाब के पास आ जाते हैं। सच में बहू, उस घर में गर्मी में झुलसने से तो अच्छा इस जंगल के अंदर कितनी राहत है, मगर यहाँ खुले में कैसे रहन सहन करेंगे। तभी लाजो बिंदिया का ध्यान जंगल के अंदर घने घने पेड़ों पर जाता है, जिससे उनके जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जलती है। माँ जी, किसने कहा कि हम खुले में रहने? इस जंगल के अंदर कितने घने पेड़ हैं। इसे हम अपना घास फूस लकड़ी पत्तों का घर बना लेंगे गर्मी भर के लिए। अब दो बहुएं अपने पतियों के साथ लकड़ी काटने में लग जाती हैं और बाकी जंगल में से घास नोचकर इकट्ठा करती हैं। देखो, इस तालाब के किनारे पर कितनी ऊंची ऊंची घास उगी हुई है। इसे तो हम बड़े आराम से सोने के लिए चटाई बना सकते हैं। और इस तालाब के किनारे की मिट्टी भी कितनी अच्छी है, मैं चूल्हा बना लेती हूँ। इतने में गोलू और पिंकी भी जंगल से आम चुन कर ले आते हैं। दादी दादी देखो, हमें जंगल में क्या मिला। ढेर सारे कच्चे आम, पक्के आम। आज तो हम पेट भर कर मीठे मीठे आम खाएंगे और आम पन्ना भी पिएंगे। मुझे तो आप सब लोग कुछ काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। मैं सबके लिए ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाती हूँ। चौथी गर्भवती बहू बिंदिया सबके लिए तालाब के ठंडे ठंडे पानी में आम पन्ना बनाकर पिलाती है। वाह, इस आम पन्ने का तो जवाब नहीं। शहर का सारा जूस शरबत एक तरफ और गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आम पन्ना एक तरफ। मुझको तो चस्का लग गया। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहू घने जंगल और तालाब के बीचों बीच अपना घर टिका लेती हैं और खाना बनाने के लिए मिट्टी को रसोई भी बना लेती हैं। क्योंकि जंगल के अंदर काफी ज्यादा मिट्टी की मात्रा थी, वहीं उनके पति भी थोड़े से भाग को साफ करके खेतीबाड़ी कर लेते हैं, जिसमें कुछ सप्ताह में गर्मी के सीजन की सब्जी उपजाने लगती है, जिससे बेचकर उनका खाने पीने का खर्चा और गुजर बसर अच्छे खासा चलने लगता है। नीचे घर में आरती का गृह प्रवेश होता है और वो देखती है कि नीचे घर में केवल एक कमरा है, जिसकी हालत बाहर से काफी खराब है।
अरे ये क्या, नीचे फ्लोर पर तो कुछ नहीं है सिवाय इस कमरे के, शायद ये स्टोर रूम होगा। कुछ ही देर में शांति आरती को ऊपर ले जाती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। मेरे ससुराल में तो हर किसी को एसी में सोने की आदत है, हर कमरे में एसी लगा है, यहाँ तो खाना बनाने में जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। अपने कमरे में एसी देख आरती को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एसी 16 पर थी, इसीलिए कुछ देर में उसे ठंड लगने लगती है और वो भी अपने पति की तरह कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह, अरे बहू, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और तू इतनी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। वो तो अच्छा है कि मेरी आंख खुल गई, पर तुझे बता दूं, हमारे घर में सबको 10 बजे खाने की आदत है। वैसे तू घर में क्यों घूम रही है? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, पर मुझे रसोई नजर नहीं आ रही। बहू, नजर आएगा भी कैसे, रसोई नीचे जो है, चल मैं तुझे दिखा देती हूँ रसोई कहाँ है। शांति अपनी बहू को सीढ़ियों से नीचे ले जाती है और नीचे रसोई दिखाती है, जो कि काफी बड़ी थी। रसोई में 3 से 4 खिड़की और एक दरवाजा था जिसमें सीधी धूप आ रही थी। ये है बहू हमारी रसोई। हमारी रसोई में एक लाइट भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रोशनी आ जाती है। अच्छा, तू अपनी पहली रसोई में लच्छा पराठा, आलू पराठा, नान और 2-3 सब्जी और एक दाल मखनी बना लेना। जी माँ जी। रसोई दिखा शांति ऊपर कमरे में जाकर बैठ जाती है, तो वहीं बेचारी आरती नीचे रसोई में सब्जियां काटने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे धूप और रोशनी तेज होती जाती है। कितनी गर्मी लग रही है, धूप तो बढ़ती ही जा रही है। पूरी रसोई में चारों तरफ से धूप आ रही है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आरती जल्दी से आटा लगाती है, चावल बनाती है, दाल में सीटी लगाती है और खाना बनाते हुए उसे 9 बज जाते हैं। भगवान की दया से 9 बजे तक खाना बन गया। कितनी धूप है, पसीने से तो बुरा हाल हो गया है। अब जल्दी से खाना ऊपर ले जाती हूँ, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अब जैसे ही आरती सारा खाना लेकर एक बार फिर सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है, तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं और वो अपनी बड़ी नंद के कमरे में जाती है। पूजा दीदी, खाना लग गया है, आप नंदोशी जी और राजू के साथ बाहर आ जाओ। भाभी, जिधर डाइनिंग टेबल है उधर एसी नहीं है, इतनी गर्मी में भला कौन बाहर खाना खाए, आप सबका खाना उसके कमरे तक दे दो। मुझे तो वैसे भी एसी में बैठकर खाने की आदत है। क्योंकि आज आरती का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और सबका खाना उनके कमरे तक पहुंचा देती है। और वो देखती है कि ना सिर्फ उसकी बड़ी नंद ने, बल्कि उसकी सास और छोटी नंद भी कमरे में 16 पर एसी चलाकर आराम से कंबल ओढ़कर बैठी होती हैं। निकिता, बाहर इतनी गर्मी है और तुमने एसी 16 पर करके कंबल ओढ़ रखा, थोड़ा एसी बढ़ा दो और कंबल से बाहर निकलकर खाना खा लो। बिस्तर पर खाना खाना अच्छी बात नहीं है। भाभी, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और जब तक कंबल ओढ़कर ना बैठ जाओ मजा ही नहीं आता खाने में, आप बिस्तर पर ही मेरा खाना दे दो। बेचारी आरती कुछ नहीं बोलती और निकिता का खाना बिस्तर पर देकर खुद बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निखिल आरती से कहता है, हमने हॉल में नई नई एसी लगवाई हैं। मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना आज हम सब 16 पर एसी चलाकर सब कंबल में बैठकर टीवी देखें। हाँ दामाद जी, क्यों नहीं, पर आज तो आपको जाना था माँ, पर अब मैं 1 महीने बाद जाऊंगी। मेरी नई नई भाभी हैं, थोड़ा घुल मिल लूं मैं उनसे। जीजू, ये प्लान काफी अच्छा है। भाभी, आज आप पॉपकॉर्न, कोल्ड कॉफी और कुछ सैंडविच बना कर ले आओ। आरती किसी की भी बात को मना नहीं कर पाती और वो एक बार फिर नीचे उतरकर रसोई में जाती है और जैसे ही रसोई में कदम रखती है, वो देखती है कि काफी तेज धूप रसोई के अंदर आ रही है और घर के सारे बर्तन भी काफी गर्म है, यहाँ तक कि पानी भी। उसे खाना बनाने में अब काफी परेशानी होने लगती है, इसीलिए वह एक खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, पर उसमें कुंडी नहीं होती है। अब वो रसोई की दूसरी खिड़की बंद करने जाती है, पर उसका एक दरवाजा ही टूट जाता है और तीसरी खिड़की में दरवाजा ही नहीं होता, तो वहीं मेन डोर भी नहीं होता, जिस वजह से उसे धूप में खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। पानी भी गर्म है, बर्तन भी गर्म है, ऊपर से ये आग और ये धूप, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और एक इन्हें देखो 16 पर एसी करके बैठकर कमरे में आराम से खाना खाते हैं और आज तो मूवी देखने का प्लान है। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। धूप और गर्मी से परेशान आरती झटपट खाना बनाती है और एक एक करके सारा खाना ऊपर ले जाती है, क्योंकि वो गर्मी से एकदम से एसी में जाती है तो उसे ठंड लगती है और वो घर वालों से कहती है, आप सबने 16 पर एसी कर रखा है और कंबल ओढ़कर बैठे हैं। मैं नीचे धूप से आई हूँ, थोड़ी देर एसी बढ़ा दीजिए, ठंड लग रही है। भाभी, थोड़ी देर ठंड लगेगी, फिर आदत हो जाएगी। अब सामने से हटो, मैं मूवी देखने दो। मामी, मेरे लिए भी मैंगो शेक बना दो। आरती, इतना खाना बना लिया, वहाँ थोड़ा सा और बना दे, बच्चा जिद कर रहा है। एक बार फिर परेशान आरती नीचे जाती और रसोई में धूप में परेशान राजू के लिए मैंगो शेक बनाती। समय गुजरता और घर वाले खुद एसी में बैठे रहते और बेचारी आरती नीचे धूप में खाना बनाती है। ये धूप तो सीधा मेरे मुंह पर आ रही है, अब तो मेरा खाना बनाना मुश्किल है। यहाँ अब रसोई का कुछ करना पड़ेगा।
धूप से परेशान आरती खाना लेकर ऊपर जाती है। समय बीतता है और धूप से बचने के लिए एक दिन आरती सभी खिड़की और दरवाजे के लिए पर्दा सिलने लगती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? नीचे रसोई में बहुत धूप आती है, काम करना मुश्किल हो गया और पानी भी काफी गर्म रहता है, इसलिए खिड़की दरवाजों को ढकने के लिए पर्दा बना रही हूँ। देख लो जो आपको ठीक लगे, पर मेरे लिए शिकंजी बना कर ला दो और हाँ, कुछ खाने के लिए भी बना लेना, बहुत भूख लग रही है। निकिता के कहने पर आरती पर्दे बनाकर नीचे जाती है और रसोई में सभी खिड़कियों पर पर्दे लगा देती है और खाना बनाने लगती है। पर पर्दे लगाने के बाद भी निकिता को धूप और गर्मी से राहत नहीं मिलती। कितनी गर्मी लग रही है, अब तो मुझे घर वालों से बात करनी ही पड़ेगी। गर्मी और धूप से निकिता इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वह अपनी नंद का खाना लेकर कमरे में जाती है, जहाँ पूरा परिवार कंबल ओढ़कर बैठा होता है। भाभी रात में ना कुछ अच्छा बना लेना, जैसे पनीर चाप या बिरयानी। माँ जी, नीचे रसोई में बहुत गर्मी है, पूरे दिन रसोई में धूप रहती है और रात में रसोई ज्वालामुखी की तरह जल रही होती है। रसोई अगर ऊपर नहीं कर सकते तो खिड़की दरवाजे ही लगा दो, पर्दा लगाकर भी मुझे राहत नहीं मिल रही। आप लोग तो 16 पर एसी करके कंबल में बैठ जाते हैं, पर जब मैं आप लोगों को खाना देने के लिए कमरे में आती हूँ तो कांपने लगती हूँ। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, आप तो बड़ी छुई मुई है, आपसे पहले हम लोग भी तो काम करते थे, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। आरती के कहने पर भी घर वाले उसकी नहीं सुनते और बेचारी आरती परेशान होती है और नीचे रसोई में पसीने से बेहाल खाना बनाती है और रात में सोने से पहले अपनी दोनों ननद और उसके बच्चे के लिए आइसक्रीम, पानी जैसे सामान लेकर उनके कमरे तक पहुंचती है। दीदी, अब तो रात हो गई है, अब तो एसी को 16 से 20 पर या 24 पर कर लो, कितनी ठंड लग रही है। आज मुझे तो जुकाम भी हो गया लगता है, इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी, आप भी रात में 16 पर एसी करके सोया करो, तभी तो आदत बनेगी। पूजा की बात सुन आरती अपने कमरे में जाती है और उसे काफी ठंड लग रही होती, इसीलिए वो एसी को 22 पर कर देती है। दिवाकर अपनी बीवी की हालत देख एसी 22 पर ही रहने देता है। अगली सुबह होते ही बीमार आरती रसोई में खाना बनाने जाती है। मामी देखो ना, मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, मुझे आइसक्रीम खाना है और आपके हाथों का दाल बाटी चूरमा भी बना दो ना मेरे लिए, राजस्थानी फूड। अच्छा राजू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हारे लिए बना दूंगी। नहीं, मुझे आज ही खाना है, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी मैं आपसे बोलने आया हूँ और आप मेरी बात नहीं सुनती, मैं माँ से शिकायत करूँगा। राजू वहीं खड़ा होकर जिद करने लगता है और आरती की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वह राजू के सामने बेहोश हो जाती है। राजू डर जाता है और भागते हुए ऊपर जाता है और घर वालों को सारी बात बताता है। घर वाले नीचे आते हैं और आरती को होश में लाते हैं, पर पानी इतना गर्म होता है कि वो पानी को छू भी नहीं पाते और जब तक आरती को होश में ला रहे होते हैं तब तक खुद शांति का गर्मी से बीपी लो हो जाता है। हे भगवान, नीचे रसोई में कितनी गर्मी है, हमारी नौकरानी और बहू कैसे खाना बना रही थी, मेरा तो बीपी लो हो गया, बहू को ऊपर ले चलो। पूरा परिवार आरती को ऊपर ले जाता है और कुछ देर में जब आरती होश में आती है, हमें माफ कर दो भाभी, आप हमसे कहती रही पर हमने आपकी एक नहीं सुनी, कहीं ना कहीं आपकी तबीयत हमारी वजह से खराब हुई है। सबसे बड़ी गलती मेरी है जो मैंने अपनी बीवी के लिए आवाज नहीं उठाई। मुझे भी शर्म आनी चाहिए, मेरे भी ससुराल में एसी नहीं है, गर्मी में रसोई में खाना बनाने से परेशान होती हूँ मैं, इसीलिए मायके में 2 महीने यहाँ रुकने की सोच रही थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। भाभी, मुझे आपकी हालत समझनी चाहिए थी पर मैं नहीं समझी। बहू, हम सबको माफ कर दे, मैंने हमेशा अपनी बेटियों को बढ़ावा दिया, तेरे बारे में कभी नहीं सोचा, पर आज जब हम 5 मिनट रसोई में खड़े हुए तब हमें एहसास हुआ, इसीलिए अब मैं ऊपर रसोई बनाऊंगी ताकि तुझे दिक्कत ना हो। उस दिन पूरा परिवार आरती की तबीयत को ध्यान में रख ऊपर बालकनी में एक रसोई बनवाता है जिसमें एसी लगी रहती है। अब धूप भी आरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और आरती सबके लिए हंसी खुशी खाना बनाती है।